हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 21 मार्च 2024। कल 20 मार्च को डिस्कशन नहीं आ पाया, इसीलिए आज हम 20 का प्लस 21 का जो भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है स्टेग से रिलेटेड। स्टेग यानी कि सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड अडैप्शन ग्रुप। ये एक नया ग्रुप है जो इंडियन आर्मी के लिए नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए रिसर्च करेगा और टेस्ट करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। ये ग्रुप इंडियन आर्मी के प्लान ऑन पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है, जिसमें वो 2024 में ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं। इसका मेन गोल क्या है? देखिए, इंडियन आर्मी के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को ढूंढना है और उसका यूज़ करना है। जो इंडियन आर्मी है ना, जो टेक्नोलॉजीज़ अभी यूज़ कर रही है उनको सपोर्ट करना है और इम्प्रूव करना है। इंडियन आर्मी और वेरियस इंडस्ट्रीज़ यानी कि कंपनीज़ जो भी हो गई आपकी और यूनिवर्सिटीज़ को एक साथ काम करने में मदद करना है। इंडिया को अपनी खुद की एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ बनाने में मदद करना है ताकि उससे कुछ दूसरे देशों पर डिपेंड ना करना पड़े। यानी कि अभी हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है, या फिर यूएस से, या तो इज़राइल या रशिया से, है ना। तो ये जो ग्रुप है ये हमें और इन्हांस करेगा टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। डिफेंस जो हमारा सेक्टर है वो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होगा। इससे क्या होगा, हमें दूसरे देशों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जो आपका ये स्टैग है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वॉर्स कैसे लड़ते हैं वो बदल रहा है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर्स आ रही हैं। जैसे आप सबने सुना होगा ग्रे जोन टैक्टिक्स के बारे में, जहाँ जो स्पेस है वो क्लियर नहीं है, यानी कि अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो होता नहीं है, ठीक है, और पीस की भी कोई बात नहीं करता है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है, जो जोन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रे जोन। ड्रोन्स और लेज़र वेपन्स जैसे वेपन्स का यूज़ स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट करने के लिए हो रहा है। नेक्स्ट, बहुत सारे सेंसर्स, सैटेलाइट्स और एआई का यूज़ बैटलफील्ड की रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और पॉसिबल थ्रेट्स को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। प्लस जो हमने अभी ग्रे जोन टैक्टिक्स के बारे में बात करी है ना, उसको नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी टेक्नोलॉजीज़, यानी कि ग्रे जोन प्लस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी टेक्नोलॉजी से जो ये नेचर ऑफ वॉर है ना वो भी चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यानी कि अब जो वॉर पहले लड़ी जाती थी उसका नेचर तो चेंज हुआ ही है, इससे चीज़ें और ज़्यादा अनक्लियर हो रही हैं। इसीलिए स्टैग इंडियन आर्मी की मदद करेगा इन चेंजेस के साथ कीप अप करने में, और ये श्योर करेगा कि उसके पास फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज़ करने के लिए बेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था आपके लिए। अब थोड़े और इनिशिएटिव्स के बारे में जान लेते हैं जो इंडियन आर्मी को फ्यूचर के लिए और रेडी कर रहा है। डिफेंस साइबर एजेंसी, ये ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइबर इशू से डील करता है। कमांड साइबर ऑपरेशन सपोर्ट विंग्स, ये प्रोटेक्ट करेगा कम्युनिकेशन और साइबर मिशंस को ग्रे जोन जो अभी हमने बात करी और कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन हैंडसेट्स, ये एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं मोबाइल इजीली डिक्रिप्ट हो सकता है, तो इसीलिए सिर्फ सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कि भैया हम सिर्फ आर्मी टू आर्मी ही कम्युनिकेशन रहे
और जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो, इसके लिए ये संभव को लाया गया है। तो ये था हमारा आर्टिकल स्टेक से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क से संबंधित। सबसे पहले लोकेशन देख लो। जैसे ये आंध्र प्रदेश है आपका, आंध्र प्रदेश का जो नदन हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे ये लोकेटेड है आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क। लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इससे याद रहता है कि कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो एक अभी बर्ड सर्वे हुआ था IISER तिरुपति, ठीक है, इनके द्वारा पापीकोंडा नेशनल पार्क में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे पाया गया कि 200 से भी ज़्यादा जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं देखी गई हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क में। थोड़ा सा और जान लेते हैं इस नेशनल पार्क के बारे में। ये जो नेशनल पार्क है ये नदन ईस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है और पापी हिल्स में स्प्रेड है। गोदावरी रिवर, जैसे नेशनल पार्क है तो गोदावरी रिवर ऐसे जाती है और रिवर के दोनों साइड पे ही ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया है। यहाँ पे एक यूनिक ड्वार्फ ब्रीड ऑफ गोट भी पाई जाती है, जिसको हम कंचू मेखा बोला जाता है लोकली। कौन सा फॉरेस्ट टाइप है? ड्राई मिक्स्ड टीक फॉरेस्ट, ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। फौना के बारे में देख लो, गौर, टाइगर, लेपर्ड, हैना, सांबर, बार्किंग डियर, ब्लैक बेली टर्न, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए लोकेशन इम्पॉर्टेंट है और ये देख लो कि रिवर कौन सी जाती है, गोदावरी रिवर, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आप फिर भी गैस कर लोगे। अगर कुछ यूनिक फीचर है, जैसे यहाँ पे एक ड्वार्फ ब्रीड ऑफ गोट पाई जाती है कांचू मेका, तो ऐसे ही UPSC क्या करता है, स्टेटमेंट पूछ लेता है। नेक्स्ट है अफार ट्राइंगल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, इसको ज़रूर समझेंगे। इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर भी होंगे। जियोलॉजिस्ट ने ना एक फॉल्ट को डिस्कवर किया है जो वर्ल्ड का 6th ओशन क्रिएट कर सकता है। ये कहाँ पे है, लोकेशन आप देख लेना, कि थोड़ा सा बैकग्राउंड और समझ लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगी लोकेशन। ईस्ट अफ्रीका में अफ्रीका की सबसे लंबी जियोलॉजिकल फीचर है जिसे हम ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली का सबसे नॉर्दर्न पार्ट एक बड़ा जियोलॉजिकल डिप्रेशन है जिसे अफार ट्रायंगल कहा जाता है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। जहाँ पे मैंने सर्कल किया है ना, ये है रीजन, ठीक है। जो ये अफार ट्रायंगल है ना, इसको अफार डिप्रेशन, दानाकिल डिप्रेशन या फिर दानाकिल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न इथोपिया में है और ये दुनिया का सबसे गर्म और सबसे नीचे के इलाकों में से एक है जो सी लेवल के 100 मीटर नीचे से है। जो दानाकिल प्लेन है ना, एक इनलैंड वाटर बॉडी के इवेपोरेशन से बना है। सारा पानी जो दानाकिल में आता है वो इवेपोरेट हो जाता है और कोई भी जो स्ट्रीम है, पानी है, इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जा पाती। ये 10 लाख टन से ज़्यादा सॉल्ट से कवर्ड है, यानी कि जो भी यहाँ पे पानी होता है वो पूरा इवेपोरेट हो जाता है और पीछे पूरा सॉल्ट रह जाता है। अफार ट्रायंगल ईस्ट अफ्रीका का सबसे जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है और इसमें एक्टिव वॉल्केनोज, सॉल्ट लेक्स और लावा लेक शामिल है। ये एक जियोलॉजिकल डिप्रेशन है जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स, आपकी कौन कौन सी, नूबियन, सोमाली और अरेबियन जो प्लेट्स हैं, कन्वर्ज होती हैं, एक साथ मिलती हैं। यहाँ हो रही रिफ्टिंग की प्रोसेस टेक्टोनिक प्लेट्स के धीरे धीरे अलग होने का नतीजा है जो कई मिलियन सालों से हो रहा है। 2005 में इथोपियन डेजर्ट में एक 35 मील लॉन्ग रिफ्ट खुल गई थी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऑनगोइंग सेपरेशन को दर्शाता है। कई जियोलॉजिस्ट का मानना है कि 5 से 10 मिलियन साल में ये टेक्टोनिक मूवमेंट इवेंचुअली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा और एक नया ओशन बेसिन क्रिएट कर देगा। ये नया वाटर बॉडी रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के अफार रीजन
और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में फ्लड होने का नतीजा होगा। इस प्रोसेस को ड्राइव करने वाला एक की फैक्टर है ईस्ट अफ्रीका के नीचे मेंटल से सुपर हीटेड रॉक्स का एक मैसिव प्लूम। यहाँ देखो इमेज में, ये यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है और नीचे से जो आपका लावा है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। अब इस प्लूम से ना जो क्रस्ट है उस पर प्रेशर डाल सकता है, जिससे वो स्ट्रेच और फ्रैक्चर हो सकती है जो आपकी क्रस्ट है। बस ये ही है आपका अफार रीजन या फिर अफार डिप्रेशन होने का सबसे बड़ा रीज़न। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। आई होप आपके काफ़ी सारे जो जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एस्बेस्टॉस से संबंधित। यूएसए की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जितने भी एस्बेस्टॉस के टाइप थे सबको बैन कर दिया है। उनका ये मानना है काफ़ी नुकसानदेह है। ये एस्बेस्टॉस जो है एक ग्रुप है नेचुरली अकरिंग फाइब्रस मिनरल्स का, जिसमें बहुत ही बढ़िया टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। पुअर हीट कंडक्शन होता है, यानी कि इसमें से हीट आर पार आसानी से नहीं जा सकती है। रेजिस्टेंस टू केमिकल, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स का बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे असर हो जाता है, तो इसमें ना काफ़ी सारे केमिकल्स जो है काम नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है, केमिकल रेजिस्टेंस हो जाता है। इसके दो मेन फॉर्म है, कौन से, वाइट एस्बेस्टॉस और ब्लू एस्बेस्टॉस। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ है, बिल्डिंग मटेरियल में इसको यूज़ किया जाता है, इंसुलेशन के लिए, जैसे गर्मी होती है ना तो दीवारों के बीच में इस्तेमाल कर लिया जाता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में यूज़ होता है। तो यूएसए ने पता लगाया कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा डेडली है, तो इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या होगा, जितने भी एस्बेस्टॉस के टाइप्स हैं ये सारे कार्सिनोजेनिक हैं। इससे लंग कैंसर होता है, मीजोथेलियोमा, कैंसर ऑफ लारिंक्स, ओवरी एंड एस्बेस्टोसिस, यानी कि फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स हो जाता है। इंडिया ने हाल फिलहाल इसको एस्बेस्टॉस के किसी भी टाइप को बैन नहीं किया है, तो ये काफ़ी बड़ी स्टडी जो है सामने आई है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारी किसान क्रेडिट कार्ड फिशरी स्कीम से संबंधित। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने किसान क्रेडिट कार्ड फिशरी स्कीम को जन सामर्थ्य पोर्टल में इंक्लूड कर दिया है, जिससे जो फार्मर्स हैं या फिर फिश फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट का बेटर एक्सेस मिल पाए अक्रॉस दी कंट्री। जन सामर्थ्य पोर्टल क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि पैसा देगा और जो पैसा लेगा, यानी कि फार्मर जो पैसा ले रहे हैं और जो बैंक्स पैसा दे रहे हैं उनको डायरेक्टली लिंक कर देगा। ठीक है, जो सिटीजन्स एक्सेस करना चाहते हैं लोन्स, वो 13 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू इससे एक्सेस कर सकते हैं 4 लोन कैटेगरीज के अंडर। जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड जो है फिशरी स्कीम, ये क्या है, 2018 और 19 में इस फैसिलिटीज़ को, जो किसान क्रेडिट कार्ड जो फैसिलिटी थी, इसको एक्सटेंड कर दिया गया था फिशरमैन के लिए, जिससे उनकी वर्किंग कैपिटल की जो भी नीड है उसको इंश्योर किया जा सके। कवरेज कौन कौन, ये जो स्कीम है डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर्स जैसे इंडिविजुअल, जॉइंट बोरोअर्स, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, इन सबको कवर करता है। सब्सिडी देता है, यानी कि मान लो 100 रुपये किसी किसान ने लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और उसे 2% का लोन चुकाना है, यानी कि 2 रुपये देना है, तो क्या करेगी ना सरकार, जो ये इंटरेस्ट है इसका 2% सरकार दे देगी। प्लस अगर कोई फार्मर रेगुलर पेमेंट करता है अपने लोन की, तो उसका 3% जो है सरकार चुकाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में जान लेते हैं। इसको 1998 में स्टार्ट किया गया था, जिससे फार्मर की जो भी नीड्स हैं रिलेटेड टू फार्मिंग, ठीक है, वो सर्व किया जा सके। इसको किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, आरवी गुप्ता कमेटी के थ्रू।
अब इसका एम क्या था, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स होती है, यानी कि फसल एकदम से उगानी है, बीज लेना है या ट्रैक्टर लेना है, तो एकदम से क्या होता है, किसानों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ के लिए जो है पैसा प्रोवाइड करना ही इसका बड़ा एम था। इम्प्लीमेंटिंग एंटिटीज़ कौन कौन सी है, कमर्शियल बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, इसके थ्रू फार्मर्स को पैसा प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, और क्या क्या फीचर्स हैं, एक एटीएम इनेबल्ड रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, और जैसे हमने डिस्कस किया था कि सरकार जो है वो क्रेडिट पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा उस पे सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो ये क्या है, इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से संबंधित। बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है जो कि है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे ना ग्रीन एनर्जी का यूज़ हो रहा है वाइल्ड एनिमल्स को पानी प्रोवाइड करने में हॉट समर्स में। यानी कि पहले क्या होता था ना, वाटर टैंकर्स को बुलाया जाता था और जो भी वाटर होल्स थे उनको पानी से भरवाया जाता था। ये काफ़ी महंगा भी पड़ता था और टाइम कंज्यूमिंग भी होता था। इसका रिज़ल्ट क्या होता था, कई बार बहुत सारे जो वाटर टैंकर्स थे या कई बार जो वाटर होल्स थे वो पूरे भरते नहीं थे, तो इसीलिए जो वाइल्ड एनिमल्स थे ना वो ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास चले जाते थे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था। तो अब क्या हुआ ना, अब सोलर पावर्ड पंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस टाइगर रिजर्व के अंदर। अब इससे क्या हो रहा है, ग्रीन एनर्जी के थ्रू पानी को निकाला जा रहा है और वाटर होल्स में भरा जा रहा है। अब इससे हमेशा पानी भरा रहेगा और जो वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो दोबारा से पैदा नहीं होगा। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। पहले लोकेशन देख लो, यहाँ पे जैसे ये बिहार है, ठीक है, ये नॉर्थ में जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ हिमालयन तेराई फॉरेस्ट है। ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और नेपाल जो है इसकी नॉर्थ बॉर्डर है और उत्तर प्रदेश टू इस वेस्ट, यानी कि वेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश लग जाता है। कौन कौन सी रिवर है जो इस रिजर्व के थ्रू जाती हैं, गंडक, पांडाय, मनोर, हरहा, मसान, बापसा, ये सारी रिवर्स जो हैं रिजर्व के पास से जाती हैं। वेजिटेशन, मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन अलॉन्ग विथ अलुवियल प्लेन्स, ठीक है, डोमिनेटेड बाय शोरिया रोबस्टा। ये अलग अलग जैसे ट्रीज होते हैं ना, आपके साल हो गया है ना, तो ये टाइप ऑफ ट्रीज हैं। मेन वेजिटेशन कौन सा है, मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन। फोना की बात कर ले, टाइगर्स, लेपर्ड्स, इंडियन वाइल्ड डॉग्स, ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जैसे लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, स्पॉटेड डियर, सांबर, बार्किंग डियर, हॉक डियर, इंडियन बिसन, नीलगाय, वाइल्ड बोर्स, और भी बहुत सारे फौना पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।